नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। जी, और हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो इस पूरी विशाल प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या नाम जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब देश बंटवारे की आग से गुजर रहा था, उस उथल-पुथल के बीच हमारे संस्थापकों ने भविष्य के भारत की इतनी मजबूत नींव कैसे रखी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब वो पहली बैठक, वो पहला दिन कैसा रहा होगा माहौल? तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे आज हम संसद के सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं, वहां संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दिन कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं था। तो फिर अध्यक्षता किसने की? सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये एक फ्रांसीसी परंपरा है जो वरिष्ठता और अनुभव को सम्मान देती है। अच्छा, तो एक तरह से सम्मान देने का तरीका था। जी। तो शुरुआत में इसमें सदस्य कितने थे? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो काफी बड़ी संख्या दिखाते हैं। हाँ, संख्या बहुत बड़ी थी। शुरुआत में कुल स्वीकृत संख्या थी 389। 389। जी। इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे। मतलब एक ऐसी सभा जो पूरे अखंड भारत का भविष्य लिखने वाली थी। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ आता है। देश का विभाजन। हाँ, विभाजन ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। इसका सभा पर क्या असर पड़ा? ये सिर्फ एक संख्या का बदलना तो नहीं रहा होगा। नहीं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उस समय की त्रासदी का प्रतीक है। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। सीधे 389 से 299 पर। जी। जो सभा पूरे हिंदुस्तान के लिए बनी थी, वो अब बटे हुए भारत के लिए काम कर रही थी। कई सदस्य जो कल तक साथ बैठकर बहस कर रहे थे, वो अब एक अलग देश पाकिस्तान की संविधान सभा का हिस्सा बन चुके थे। ये तो शिक्षा सच सेवा में यूट्यूब उस चैनल में उथल आपका पुथल की स्वागत है। पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में एक चीफ कमिश्नर क्षेत्रों का भी जिक्र है, जिन्हें याद रखने के लिए एक ABCD ट्रिक बताई गई है। हाँ। इसमें एक नाम मुझे थोड़ा चौंकाता है, B से बलूचिस्तान। वो तो अब पाकिस्तान में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि विभाजन से पहले यह तय था कि वो इस सभा का हिस्सा होगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये उस दौर की जटिलता को दिखाता है। जी हाँ, शुरुआत में बलूचिस्तान के प्रतिनिधि को भारतीय संविधान सभा का हिस्सा बनना था। अच्छा। ये ट्रिक विभाजन से पहले की संरचना को दर्शाती है। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। विभाजन के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन ये ट्रिक हमें याद दिलाती है कि संविधान निर्माण की शुरुआत एक अखंड भारत के विचार के साथ हुई थी। तो ये तो हुई सभा की बनावट, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ लाना और उनसे एक दस्तावेज तैयार करवाना, ये प्रक्रिया अपने आप में एक महायज्ञ रही होगी। इसमें वक्त कितना लगा होगा? महायज्ञ बिल्कुल सही शब्द है। इसमें कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी, ये समय ही बताता है कि हर पहलू पर कितनी बारीकी से और कितनी गंभीरता से विचार किया गया होगा। सही बात है। इस दौरान कुल 11 सत्र हुए और संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक बहस हुई। 114 दिन सिर्फ बहस? सिर्फ बहस। ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों ने मिलकर लिख दिया और सबने मान लिया। हर एक क्लॉज पर, हर एक शब्द पर घंटों बहस हुई, हजारों संशोधन सुझाए गए और फिर वोटिंग हुई। मतलब ये प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक थी। बिल्कुल। और इसका कुल खर्च हमारे ग्राफिक्स में 64 लाख रुपए का आंकड़ा दिया गया है। उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी रकम थी। और ये सवाल उस समय भी उठा था कि एक किताब लिखने पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। हाँ, जब देश में इतनी गरीबी थी। लेकिन हमारे संस्थापक इसे खर्च नहीं बल्कि एक निवेश मान रहे थे। वो एक ऐसा दस्तावेज बना रहे थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करे, जो देश को बिखरने से रोके और सबको न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दे। एग्जैक्टली। उन्होंने एक मजबूत और स्थायी भारत की नींव रखने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। और इसी प्रक्रिया में कुछ तारीखें मील का पत्थर बनी, जैसे 13 दिसंबर 1946। जी, जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये क्या था? आज प्रस्तावना में पढ़ते हैं, उसकी नींव यही रखी गई थी। बिल्कुल। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। और इतने बड़े काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए समितियों का गठन हुआ होगा। हाँ, कई समितियां बनी।
हमारे स्रोतों में 8 प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों का जिक्र है, और उन्हें याद रखने का जो तरीका बताया गया है वो सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक सोच को भी दिखाता है। बिल्कुल, ये कोई महज याद करने की ट्रिक नहीं है। ये उस समय की राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाती है। कैसे? देखिए, नेहरू का जोर हमेशा एक मजबूत केंद्र यानी संघ पर था। हाँ। इसलिए संघ से जुड़े सारे मामले जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति उनके पास थे। और वहीं सरदार पटेल, जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में जोड़ा था, वो प्रांतों की नब्ज समझते थे। एकदम सही। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति का काम उन्हें सौंपा गया। साथ ही वो मौलिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, तो मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। मतलब काम का बंटवारा उनके विजन का सीधा प्रतिबिंब था। जी। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, तो सभा कैसे चलेगी उसके नियम कानून बनाने का काम यानी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति उनके पास थी। और फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसका जिम्मा था इन सभी विचारों को एक कानूनी दस्तावेज की शक्ल देना। प्रारूप समिति। हाँ, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी, और उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहने की सबसे बड़ी वजह यही समिति है। इसका गठन आजादी के ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कौन-कौन थे? तो उनकी अध्यक्षता में 6 और सदस्य थे जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे कानून के विशेषज्ञ थे, तो के.एम. मुंशी जैसे राजनेता भी थे। तो इस समिति ने ही असल ड्राफ्ट तैयार किया। हाँ, इस समिति ने दुनिया के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया और फिर भारत की जरूरतों के हिसाब से एक मसौदा तैयार किया। समितियों के इन बड़े नामों के अलावा और भी कई लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाकार, सलाहकार, ये वो लोग हैं जिनका जिक्र अक्सर छूट जाता है। और उनके योगदान जाने बिना ये कहानी अधूरी है। जैसे संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। इनके बारे में बताइए। वो सिर्फ सलाहकार नहीं थे, यूट्यूब चैनल वो में इस आपका पूरी स्वागत है। प्रक्रिया के एक तरह से मुख्य आर्किटेक्ट थे। उन्होंने बर्मा का संविधान बनाने में भी मदद की थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी रहे। अच्छा। उन्होंने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें करीब 243 अनुच्छेद थे। हमारी संविधान सभा ने उसी नींव पर काम शुरू किया। उनके बिना ये काम शायद और लंबा खिंच जाता। और एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो ये कि मूल संविधान को हाथ से लिखा गया था। है न कमाल की बात? हाँ। ये सचमुच अद्भुत है और दिखाता है कि ये काम लोगों के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून था, एक इबादत थी। किसने लिखा था इसे? अंग्रेजी सुलेखन का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? जी। कहते हैं जब नेहरू जी ने उनसे पूछा कि वो इसके लिए क्या फीस लेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, 1 पैसा नहीं, बस मेरी एक शर्त है, संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम। वाह, ये तो एक कलाकार का अपने काम के प्रति समर्पण दिखाता है। बिल्कुल, और उनकी ये शर्त मानी भी गई। और इसे सजाया भी गया था, है ना? जी, सिर्फ लिखा ही नहीं गया, उसे सजाया भी गया। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में खूबसूरत चित्र बनाए। अच्छा। जो भारत के हजारों साल के इतिहास को दर्शाते हैं, मोहनजोदाड़ो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। तो हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक कलाकृति भी है। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं। इस सभा में कौन लोग शामिल थे? क्या इसमें उस समय के भारतीय समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था, खासकर महिलाएं? ये एक बहुत ही गौरवपूर्ण तथ्य है कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। 15? जी, ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी और उनकी मौजूदगी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी। उन्होंने बहसों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और संविधान की भाषा पर गहरा असर डाला। कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां उनके योगदान का सीधा असर दिखाओ? बिल्कुल। हंसा मेहता जी ने यह सुनिश्चित करवाया कि मानव अधिकारों की घोषणा में ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल की जगह ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल लिखा जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसने शुरू से ही हमारी संविधान की लैंगिक समानता की दिशा तय कर दी। इनके अलावा राजकुमारी अमलक कौर थी, जो बाद में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, दुर्गाबाई देशमुख थी और बेगम एजाज रसूल थी, जो सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। मतलब इन सब ने सुनिश्चित किया कि संविधान की आत्मा समावेशी हो। बिल्कुल।
तो जब सारा काम पूरा हो गया, बहस हो गई, प्रारूप तैयार हो गया, तो ये आधिकारिक तौर पर कानून कैसे बना? हमारी स्रोतों में अपनाने यानी अडॉप्ट और लागू होने यानी कमेंसमेंट में एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। और इन दोनों तारीखों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यूट्यूब चैनल हाँ। में आपका पहली स्वागत है। तारीख है 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जिस दिन संविधान को सभा द्वारा अपनाया गया था। अपनाया गया। जी, यानी इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया और सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो कुछ हिस्से उसी दिन लागू हो गए थे। हाँ, नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद जैसे कुछ जरूरी प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे और इसी ऐतिहासिक दिन को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरी तारीख जिसे हम सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950, हमारा गणतंत्र दिवस। जी इस तारीख को चुनने के पीछे भी एक खास वजह थी, है ना? जी, इस तारीख को यूं ही नहीं चुना गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण था। वो क्या था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अच्छा, तो उस दिन की याद को जिंदा रखने के लिए। बिल्कुल, उसी दिन को अमर बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी। और इसी के साथ संविधान सभा का काम पूरा हुआ। लगभग 24 जनवरी 1950 को उसकी अंतिम बैठक हुई। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले। जी। इसी अंतिम बैठक में जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और फिर ये सभा भंग हो गई। हाँ, इसके बाद संविधान सभा भंग हो गई और 1952 में पहले आम चुनाव होने तक उसने भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने आंकड़े देखे, नाम जाने, तारीखें समझी, लेकिन इन सब के पीछे की बड़ी तस्वीर ये है कि एक राष्ट्र जो सदियों की गुलामी और एक दर्दनाक विभाजन से गुजरा था, वो लड़खड़ाया नहीं। हाँ, वो लड़खड़ाया नहीं। उसने बहुत सोच समझकर, बहस करके, लोकतांत्रिक तरीके से अपने भविष्य की नींव रखी। ये दस्तावेज सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। हमारे स्रोतों में तथ्यों को याद रखने के लिए कई ट्रिक्स दी गई हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसमें कोई शक नहीं। सही है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परीक्षा के लिए तथ्यों को याद करने की होड़ में हम उन तथ्यों के पीछे की भावना, उन बहसों का जुनून, उन नेताओं के संघर्ष और सहयोग की कहानियों को खो देते हैं? मतलब क्या जानने और क्यों समझने के बीच का संतुलन। बिल्कुल, हम क्या जानने और क्यों समझने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? कहानी शुरू होती है 2 सितंबर 1946 से। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत की अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। इसे आजादी की पहली किरण भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, और ये ट्विस्ट बहुत बड़ा था। करीब शिक्षा 2 सेवा महीने यूट्यूब बाद चैनल में आपका स्वागत 26 है। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग, जो पहले इस सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी थी, वो अचानक इसमें शामिल होने का फैसला करती है। हाँ, इससे सरकार का पूरा ढांचा, पूरा समीकरण ही बदल गया। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है जो हमारे स्रोतों में भी इशारा किया गया है। मुस्लिम लीग तो शुरू से ही कैबिनेट मिशन का विरोध कर रही थी। हाँ, फिर अचानक सरकार में शामिल होने का फैसला क्यों? क्या ये देश के हित में एक कदम था, या फिर कांग्रेस के काम में बाधा डालने की एक राजनीतिक रणनीति? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब उस समय की जटिल राजनीति में छिपा है। इसे सहयोग का कदम कहना मुश्किल होगा। असल में ये एक राजनीतिक चाल थी। अच्छा। लीग को लगा कि सरकार से बाहर रहकर वो कांग्रेस को पूरा मैदान खाली दे रहे हैं, तो सरकार में शामिल होकर वो अंदर से लड़ाई लड़ सकते थे। मतलब एक असहज गठबंधन था। बहुत ज्यादा। जैसे एक गाड़ी में 2 ड्राइवर हों और दोनों का हाथ एक ही स्टीयरिंग व्हील पर हो और दोनों को गाड़ी अलग अलग दिशा में ले जानी हो। और इस बंटवारे का असर मंत्रालयों पर भी दिखा। मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग मिला, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि यानी कानून मंत्रालय और गजांतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। हाँ, वित्त मंत्रालय का लीग के पास जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी, क्योंकि वित्त मंत्रालय सरकार की तिजोरी की चाबी होता है ना। लियाकत अली खान ने इस ताकत का इस्तेमाल
कांग्रेस के प्रस्तावों में अड़चन डालने के लिए किया। ओहो। इससे सरकार के भीतर ही एक दरार पैदा हो गई जो हर दिन चौड़ी होती जा रही थी। ये पुनर्गठन असल में भारत के विभाजन की ओर बढ़ता हुआ एक और दुखद पर एक महत्वपूर्ण संकेत था। तो इस तनाव भरे माहौल से अब हम सीधे चलते हैं 15 अगस्त 1947 की सुबह में। भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन बंटवारे का जख्म भी साथ है। अब एक नई सरकार, एक नया मंत्रिमंडल बन रहा है। ये अंतरिम सरकार की परछाई से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। ये एक नई शुरुआत थी। यहाँ विभागों का बंटवारा बहुत सोच समझकर भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया गया था। जैसे सरदार पटेल को सिर्फ गृह मंत्री नहीं बनाया गया। हाँ, उन्हें रियासतों का विभाग भी मिला था। बिल्कुल, उन्हें सूचना एवं प्रसारण और सबसे महत्वपूर्ण रियासतों का विभाग भी दिया गया। ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी, बिखरे हुए भारत को एक करना। और प्रधानमंत्री नेहरू ने विदेश मामले अपने पास रखे। हाँ, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध। उनकी नजर इस पर थी कि दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान कैसे बनेगी। जब मैं इन दोनों मंत्रिमंडलों की सूचियों को साथ रखकर देख रही थी, तो एक बदलाव ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कानून मंत्री का पद। 1946 के अंतरिम सरकार में ये पद जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था और 1947 में ये मिला डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक थे। फिर उन्हें ही कानून मंत्री जैसा अहम पद देना, क्या ये कोई राजनीतिक मजबूरी थी या नेहरू और पटेल के दूरदर्शिता का प्रमाण? ये सवाल ही उस दौर की सियासत का सार है। ये न तो मजबूरी थी और न ही कोई साधारण नियुक्ति। शिक्षा सेवा ये यूट्यूब चैनल में आपका स्टेट्समैनशिप स्वागत है। यानी राजनेता की दूरदर्शिता का एक क्लासिक उदाहरण था। अच्छा। नेहरू और पटेल जानते थे कि भारत का संविधान बनाना है, एक ऐसा सामाजिक दस्तावेज जो सदियों की नाइंसाफी को दूर करे, और इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था। सही बात है। उन्हें सरकार में शामिल करके कांग्रेस ने न सिर्फ उनके सबसे बड़े आलोचक को एक रचनात्मक भूमिका दी, बल्कि देश के करोड़ों दलितों और पिछड़े वर्गों को ये संदेश भी दिया कि ये उनकी भी सरकार है, ये उनका भी देश है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और दूसरे बदलाव भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, जैसे लियाकत अली खान की जगह RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री बने जी। और शिक्षा मंत्रालय C राजगोपालाचारी की जगह मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला, जो भारत की मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी उथल-पुथल में 2 मंत्री ऐसे थे जो अपनी कुर्सी पर टिके रहे। हाँ, ये निरंतरता का एक प्रतीक था। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और श्रम मंत्री जगजीवन राम दोनों 1946 की सरकार में भी थे और 1947 में भी। ये दिखाता है कि सब कुछ बदलने के बावजूद देश की रक्षा और मजदूरों के अधिकार जैसे कुछ बुनियादी स्तंभों को स्थिर रखने की कोशिश की गई। तो टीम अब तैयार थी और इस टीम के सामने अब एक ऐसा काम था जो दुनिया के इतिहास में कुछ ही देशों ने किया था, एक विशाल और विविधता से भरे देश के लिए एक संविधान लिखना। हमारे स्रोतों में इसका पैमाना बताया गया है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और खर्च उस दौर में लगभग 64 लाख रुपए। और ये 64 लाख रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये लोकतंत्र को स्थापित करने की लागत का प्रतीक है। सोचिए, ये रकम सिर्फ कागज और स्याही पर नहीं खर्च हुई। नहीं, ये देश के हर कोने से आए 299 सदस्यों की यात्राओं, उनकी बहसों, दर्जनों समितियों के कामकाज और दुनिया के तकरीबन 60 देशों के संविधानों के अध्ययन पर खर्च हुई थी। ये एक बौद्धिक महायज्ञ था जिसकी लागत भी बड़ी थी। इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा थी संविधान सभा की 3 वाचन यानी रीडिंग्स, जो नवंबर 1948 से नवंबर 1949 तक चली। ये शब्द सुनने में बड़ा औपचारिक लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इन 3 रीडिंग्स में असल में होता क्या था? जरूर। ये सिर्फ 3 बार पढ़ना नहीं था, ये एक बहुत सख्त विधायी प्रक्रिया थी। पहली रीडिंग में संविधान के मसौदे को सभा में पेश किया जाता है, जैसे किसी फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज होता है। ठीक है। दूसरी रीडिंग सबसे लंबी और सबसे जरूरी होती है। इसमें मसौदे के हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर टुकड़ों में बहस होती है, संशोधन पेश किए जाते हैं और वोटिंग होती है। अच्छा, तो मतलब असली दिमागी कुश्ती यहीं होती थी। जी बिल्कुल, यही वो चरण है जहां असली बहस होती है। और फिर तीसरी रीडिंग में पूरे दस्तावेज को उसके अंतिम रूप में स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदान होता है। समझ गई। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून बिना गहन जांच पड़ताल के पास ना हो। और जब दिल्ली में संविधान की एक-एक धारा पर बहस चल रही थी,
तब हमारे स्रोत बताते हैं कि एक और कहानी, शायद उससे भी ज्यादा नाटकीय, पूरे देश में चल रही थी। ये कहानी थी भारत को जियोग्राफिकली यानी शिक्षा सेवा भौगोलिक रूप यूट्यूब से चैनल में एक आपका करने स्वागत है। की। बिल्कुल, ये संविधान लिखने के समानांतर चल रहा एक और महाकाव्य था। आजादी के समय भारत में 550 से ज्यादा देशी रियासतें थीं, छोटी बड़ी, अमीर गरीब। 550 से ज्यादा? हाँ, और अंग्रेजों ने जाते जाते उन्हें आजाद छोड़ दिया था। उनके पास 3 विकल्प थे, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या आजाद रहें। अगर ये रियासतें एक न होतीं तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज की तरह होता, जिसमें जगह जगह छेद होते। और यहीं पर सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका सामने आती है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था। जी, क्या आप किसी एक रियासत का उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमें इस चुनौती की गंभीरता का अंदाजा हो सके? सबसे अच्छा उदाहरण हैदराबाद का है। हैदराबाद का निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से था, और वो एक आजाद देश का सपना देख रहा था। अच्छा। उसकी अपनी सेना थी और उसने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मामला इतना बिगड़ा कि वहां रजाकार नाम के एक कट्टरपंथी संगठन ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। आखिरकार सितंबर 1948 में सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो नाम से एक पुलिस एक्शन का आदेश देना पड़ा। पुलिस एक्शन। हाँ, जिसके बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। ये दिखाता है कि भारत का एकीकरण सिर्फ बातचीत से नहीं हुआ, कहीं कहीं सख्ती भी दिखानी पड़ी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।